नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय रसायन विज्ञान की दूसरी क्लास। और इसी प्रकार की लगातार वीडियो आपको मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो ये ऊष्मा के रूप में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसके लिए? तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, रेडियो एक्टिविटी माप की जाती है या मापी जाती है तो गाइगर काउंटर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ और हरित ईंधन है? तो इसमें का है आपका, ये स्वच्छ ईंधन तो नहीं बोल सकते इसको, इन दोनों को, लेकिन सीएनजी और जैव ईंधन स्वच्छ और हरित ईंधन है। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में तीसरा और चौथा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। तो क्या प्रभावित होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त भी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ये कहलाता है आपका द्रव्यमान संख्या। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दो तत्वों की संख्या समान है किंतु इनके गुण क्या हो? भिन्न भिन्न हो, इसे कहा जाता है आइसोटोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो परमाणु विद्युत रूप से होता है उदासीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल एक मिश्रण होता है गैसों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु की न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है? तो इसकी 0 होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तत्व को सूचित करता है? तो इसमें गिन सकते हैं 2, 4, 6, 10, 10 और 11। 11 किसका होता है? तो ये होता है सोडियम का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है, पहले कक्षक में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथा में 32 होता है। ये क्रम भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जैसे अभी बताया, ये भरता है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी होता है? तो ये अस्थायी कण कौन सा है? तो प्रोटॉन एक अस्थायी कण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये प्रोटॉन नहीं होता, ये तो स्थायी कण होता है। प्रोटॉन तो मौजूद होता है ना, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो इसमें हम लिख सकते हैं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित या निम्नांकित में से 20 न्यूट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है। 20 और 18 38 है। तो परमाणु भार को आइडेंटिफाई करेगा। तो परमाणु भार 38 किस में दिख रहा है? तो आर्गन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो इसमें होता है वैद्युत संयोजी बंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है? तो सबसे छोटा कण इसमें बताया गया है, इलेक्ट्रॉन तो ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन। अगला प्रश्न देखिएगा, तत्वों और यौगिक के अणु को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है रासायनिक सूत्रों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है, उसे कहा जाता है अणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यदि मूल गुणधर्मों को धारण किया हुआ सबसे छोटा कण भी बोलेगा तो भी अणु ही आएगा, जैसे प्रश्न में दिया गया है। अगला देखिएगा,
परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? तो इसका त्रिज्या होता है 10⁻10 घात, मतलब नैनो में होता है, ये नैनोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कथन दिया हुआ है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। ये तो बिल्कुल सही है। कारण दिया है कि मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाया जाता है। तो सीधे प्रयोग में तो नहीं लाया जा सकता। आगे पढ़ के देखते हैं, जहां वह पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जा सकती है। पाइपलाइनों से उपलब्ध करा सकती है, लेकिन सीधा प्रयोग नहीं कर सकती इसको हम लोग, मीथेन को। ठीक है, तो कारण गलत है लेकिन कथन आपका सही है। तो किसमें दिया है ये देख लेते हैं। तो इसमें देखिएगा, ये दिया हुआ है आपका, है ना, सीधा प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा देख लीजिएगा इसको ना, एक बार और देख लेते हैं रिपीटेशन के तौर पे, कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। तो ये तो कथन आपका, पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन है, पेट्रोलियम नहीं होता बल्कि ये गोबर गैस में होता है। तो ये कथन आपका गलत है और ये कारण आपका सही है। तो ये देख लेते हैं किसमें दिया है। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, बायोगैस में मुख्यतः होती है। तो बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। ये वाला आंसर था ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो एलपीजी मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा मीथेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार कौन सा है? आधार घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य होता है आपका ब्यूटेन। ब्यूटेन नहीं होता ना, होगा क्या? ठीक, ये एलपीजी बोला है ना, तो ब्यूटेन ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एरोसॉल का उदाहरण है। तो एरोसॉल का उदाहरण है धुआं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस प्राप्त किया जाता है किससे? तो लाइकेन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो वायु तो मिश्रण होता ही है, अभी देखे थे। गैसोलीन भी मिश्रण होता है, एलपीजी भी मिश्रण होता है, लेकिन आंसू जल किसी का मिश्रण नहीं होता, ये शुद्ध होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जल के आयनीय गुणनफल का एकक है। तो इसका एकक क्या होता है? तो इसका एकक होता है मोल, वर्गमोल प्रति लीटर, ये लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो इसका पीएच मान होता है कितना? 7, क्योंकि शुद्ध है। तो उदासीन प्रकृति में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सामान्य गैस समीकरण है। तो सामान्य गैस समीकरण कौन सा होता है? तो PV = nRT। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, पंकिल जल के निस्सादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है साधारण फिटकरी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पायस एक कोलाइडी। पायस एक कैसा कोलाइडी होता है? तो ये कोलाइडी होता है द्रव में द्रव का, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, दूध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? तो इसमें से प्राकृतिक ईंधन है आपका पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है। तो डीजल इंजन की वाष्प और वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण
नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है, तो इसमें उपस्थित होता है मीथेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, कथनों पर विचार करने के लिए बोला गया है कौन सा कथन ठीक है। तो पढ़ते हैं पहला कथन, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। बिल्कुल सही है, ये है ना, होता ही है। उसके बाद अगला देखिएगा, गैसोहॉल बेंजीन और एल्कोहल का मिश्रण है, तो ये नहीं होता, गलत पे दूसरा है ना। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो ये आपका सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, तो ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है देखिए, आयल ऑफ विट्रियल का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हो जाएगा, सीमेंट की खोज किसने की। तो सीमेंट का खोज करने वाला था जोसेफ आस्कमडीन, है ना, आस्कमडीन दे दिया गया है, ये ही नाम ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मिट्टी के तेल के क्वथनांक को किस ताप परिसर द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसको दर्शाया जाता है 150 अंश सेल्सियस से 300 सेल्सियस के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करने के लिए बोला है, तो देखते हैं कौन सा है। पहला कथन दिख रहा है, द्रवित प्राकृतिक गैस को अत्यधिक शीत ताप तथा उच्च दाब में द्रवित किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से अभिकल्पित पात्रों में उसका संग्रहण अथवा परिवहन सुसाध्य हो सकता है। तो ये कथन आपका सही है। अगला देखते हैं, इसमें बोला गया है भारत में प्रथम LNG टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ था। तो ये निर्मित नहीं हुआ, तो ये गलत है। अगला देखते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस से प्राकृतिक गैस द्रवों का पृथक्करण किया जाता है और इनमें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा प्राकृतिक गैसीलिन सम्मिलित है। तो ये भी गलत है। तो सही कौन सा है ये देख लेते हैं। तो पहला बस सही है, तो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, गोबर गैस में मुख्य तत्व होते हैं। तो अभी देखे थे मीथेन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। किसकी गुणवत्ता का। तो ये पेट्रोलियम की गुणवत्ता को बताता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। तो ये निकाला जाता है पेट्रोलियम से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये गामा किरण की उत्सर्जन नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से क्या प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है जल गैस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, ताप और दाब की समान परिस्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहा जाता है। तो यह नियम कहलाता है आपका अवोगाद्रो नियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी प्रकार की लगातार वीडियो प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।